हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें स्टूडेंट, तो आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट वो विवर्तन का गणितीय विश्लेषण कह सकते हो सीधी भाषा में। पिछली क्लास में स्टूडेंट अपन ने विवर्तन क्या होता है ये अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था। विवर्तन कितने प्रकार का होता है ये अच्छी तरह पढ़ लिया था। अब यहाँ पर आज की क्लास में अपन एकल स्लिट के द्वारा विवर्तन की जो घटना है उसको यहाँ पर समझने वाले हैं। एकल स्लिट के द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन की व्याख्या यहाँ पर आज की क्लास में करने वाले हैं। उसकी ज्यामितीय संरचना के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर फ्रॉनहोफर विवर्तन में जो दीप्त और अदीप्त बैंड अपने को प्राप्त हो रहे हैं उन दीप्त और अदीप्त बैंडों की कोणीय स्थिति का आकलन करने वाले हैं और तीव्रता का वितरण ग्राफ साथ ही प्राप्त करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक अपना एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन किस प्रकार होता है उसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो किसी एकल स्लिट या एकल रेखा छिद्र होता है, उस एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप अपने को किस प्रकार प्राप्त होता है, सबसे पहले उस चीज की व्याख्या करें यहाँ पर। सही है, एकल रेखा छिद्र या एकल स्लिट से विवर्तन प्रतिरूप कैसा मिलता है, किस प्रकार मिलता है, उसकी व्याख्या यहां पर कर रहे हैं। सही है, तो एकल स्लिट को प्राप्त करने के लिए क्या करें स्टूडेंट? एकल स्लिट को प्राप्त करने के लिए एक कांच की प्लेट लेते हैं। उस कांच की प्लेट को काले पेंट से पेंट कर दिया जाता है। काले रंग से उसको पेंट करके फिर एक ब्लेड की सहायता से उस काले पेंट के ऊपर एक तीक्ष्ण धार बना दी जाती है और यही तीक्ष्ण धार स्टूडेंट यहां पर एकल स्लिट या एकल रेखा छिद्र का कार्य कर रही है। देखो स्टूडेंट, यहां पर मान लो ये अपने पास कोई कांच की प्लेट है। ठीक है, ये अपने पास इस प्रकार कोई कांच की प्लेट है। इस कांच की प्लेट को काले पेंट से पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इस पूरी शीट को यहां पर काले रंग से पेंट कर दिया जाता है। स्टूडेंट मैं यहां पर इसको इस प्रकार दर्शा रहा हूं। काला रंग करेंगे काफी टाइम लग जाएगा इसको पूरा डार्क करने में। तो देखो यहां पे इस प्रकार ये डार्क काले रंग से पूरी शीट को, पूरी काली प्लेट को डार्क कर दिया अपन। सही है स्टूडेंट, पूरी शीट को यहां पर डार्क कर दिया गया, काले रंग से इसे पेंट कर दिया गया। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। एकल स्लिट अपने को प्राप्त करनी है। एकल स्लिट कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये अपने पास क्या है स्टूडेंट? कांच की प्लेट। ये कांच की प्लेट है जो यहां पर एकल स्लिट का कार्य करेगी। ठीक है, इसके लिए यहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे, एक ब्लेड की लेते हैं और ब्लेड से एक तीक्ष्ण धार इसके ऊपर खींच देते हैं। सही है, ब्लेड से एक तीक्ष्ण धार इस पर खींच देते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट ये तीक्ष्ण धार है, ये तीक्ष्ण धार यहां पर एकल स्लिट का कार्य करेगी। मान लो यहां पर ये मैंने दर्शा दी, ये यहां पर एकल स्लिट बन गई, एक रेखा छिद्र बन गया कहने का मतलब स्टूडेंट। सही है, इसके दोनों ओर ये चित्र काला पेंट किया हुआ है। पेंट पूरा काला अच्छी तरह है, काले पेंट से रंगी हुई है पूरी सीट, प्लेट पूरी काले रंग से रंगी हुई है। सही है, अब यहां पर एक लैंप या प्रकाशित तंतु लेते हैं जिसको इस कांच की प्लेट के समांतर व्यवस्थित करते हैं। रेखीय तंतु के रूप में यहां पर ले लिया। ये यहां पर कहने का मतलब लाइट सोर्स है अपने पास। इसको इस कांच की प्लेट से कुछ मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ये यहां पर प्रकाश स्रोत है। सही है, इससे कुछ मीटर की दूरी पर रखा जाता है। कांच की प्लेट से कुछ मीटर की दूरी पर इसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश समांतर किरण पुंज के रूप में इसे कांच की प्लेट पर आपतित हो सके, इसके लिए इसे कुछ मीटर की दूरी पर रखा जाता है। सही है, अब स्टूडेंट यहां पर यदि अपन इस कांच की प्लेट के पीछे से
यदि स्टूडेंट यहां पर कांच की प्लेट के पीछे से क्या करें, इस प्रकाशित तंतु को देखें तो क्या होगा? इस कांच की प्लेट के इस छिद्र में से इस प्रकाशित तंतु को देखते हैं, प्रकाश स्रोत को देखते हैं, तो इस प्रकाश स्रोत के स्थान पर यहां पर स्टूडेंट अपने को एक रेखीय दीप्त पट्टी ही दिखाई देती है। इसके पीछे से इसको देखते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे मान लो ये कांच की प्लेट है, यहां पर एकल स्लिट बना दिया गया, इसके पीछे प्रकाशित तंतु है और इस तरफ से मैं इसे देखता हूं तो मुझे उस प्रकाशित तंतु के स्थान पर अर्थात उस प्रकाश स्रोत के स्थान पर एक रेखीय दीप्त चौड़ी पट्टी ही दिखाई देती है, वो प्रकाश स्रोत मेरे को नजर नहीं आता है। तो ये इसका मतलब यहां पर इस प्रेक्षक को इस कांच की प्लेट के पीछे इस प्रकाशित तंतु को देखने पर इसको जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उस प्रतिरूप में एक चौड़ी पट्टी नजर आती है और ये चौड़ी पट्टी स्टूडेंट दीप्त पट्टी होती है, मतलब चमकीली चौड़ी पट्टी ही नजर आती है। सही, जब भी ये प्रेक्षक इसको देखेगा, इस पट्टी कांच की प्लेट में से, इस झिल्ली में से होते हुए, इस रेखा चित्र में से होते हुए इस प्रकाश स्रोत को देखता है तो प्रकाश स्रोत के स्थान पर उसको एक चमकीली पट्टी, चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। उस चमकीली पट्टी के दोनों ओर घटती हुई तीव्रता की दीप्त एवं अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती है। घटती हुई तीव्रता की दीप्त एवं अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती है। देखो यहां पर इससे देखने पर जो प्रतिरूप इस प्रकाश स्रोत के स्थान पर नजर आएगा वो प्रतिरूप यहां पर इस प्रकार का होगा, जिसमें ये केंद्रीय पट्टी दीप्त पट्टी होगी, ठीक है। इसके दोनों ओर कम चौड़ाई की, कम तीव्रता की, घटती हुई तीव्रता की दीप्त और अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में प्राप्त होती है। इस प्रकार, सही है स्टूडेंट। इसके दोनों ओर जो केंद्रीय बिंदु लिया है जिस पर दीप्त चमकीली पट्टी, चौड़ी पट्टी नजर आ रही है, उस चौड़ी पट्टी के दोनों ओर इस प्रकार घटती हुई चौड़ाई और कम तीव्रता की या घटती हुई तीव्रता की दीप्त और अदीप्त पट्टियां नजर आती है। सही है, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट व्यतिकरण, सॉरी विवर्तन प्रतिरूप। यही होता है विवर्तन प्रतिरूप। इस बनने वाली संरचना को विवर्तन प्रतिरूप कहा जाता है, जिसमें केंद्र बिंदु अधिक चौड़ाई का होता है और चमकीला होता है और उसके दोनों ओर कम चमकीले या घटती हुई तीव्रता के दीप्त और अदीप्त पट्टियां अपने को नजर आती है, दीप्त या अदीप्त बैंड नजर आते हैं। सही है, तो यहां पर एकल स्लिट द्वारा विवर्तन, एकल रेखा छिद्र द्वारा जो विवर्तन प्रतिरूप है वो विवर्तन प्रतिरूप इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। सही है, तो विवर्तन एकल रेखा छिद्र द्वारा, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप कैसे प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट, ये यहां पर अच्छी तरह क्लियर हो रहा है कि विवर्तन प्रतिरूप अपने को ये मिल रहा है जिसमें केंद्रीय बिंदु पर अधिक चौड़ाई की चमकीली पट्टी प्राप्त होती है, उसके दोनों ओर घटती हुई तीव्रता की दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती है, जिनमें दीप्त पट्टियों की चौड़ाई घटती जाती है और अदीप्त पट्टियों की चौड़ाई बढ़ती हुई जा रही है। दोनों तरफ आप देख रहे हो, यहां पर ये अदीप्त पट्टी है, इससे इस पट्टी पर जाने पर, इससे इस पट्टी पर जाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ रही है, लेकिन इससे इस पट्टी पर जाने पर चौड़ाई घट रही है। तो जो दीप्त पट्टियां प्राप्त हो रही है उनकी चौड़ाई घट रही है और अदीप्त पट्टियां प्राप्त हो रही है उनकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, किनारों की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? अब देखो स्टूडेंट, एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप कैसे मिल रहा है अपने को, ये चीज अपन ने अच्छी तरह समझ ली है। अब इस विवर्तन प्रतिरूप की या उस एकल स्लिट की ज्यामितीय संरचना की, ज्यामितीय व्यवस्था की बात करें, एकल स्लिट किस प्रकार बन रहा है, उसके द्वारा किस प्रकार विवर्तन प्रतिरूप
कैसे प्राप्त हो रहा है उसके लिए उसकी ज्यामितीय व्यवस्था की रचना यहां पर करने वाले हैं। तो देखो यहां पर इसका डायग्राम देखो स्टूडेंट। इसमें अपन सबसे पहले क्या लेते हैं स्टूडेंट, अपने पास एक सोर्स ऑफ लाइट है एस। इस सोर्स ऑफ लाइट एस को एक लेंस L1 लेते हैं, एक लेंस L1 लिया गया है। इस लेंस L1 के मुख्य फोकस पर इसे व्यवस्थित किया गया है। मुख्य फोकस पर इसे व्यवस्थित किया गया है। सही है स्टूडेंट। एक लेंस L1 जिसके मुख्य फोकस पर एक प्रकाश सोर्स को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। यहां पर इस लेंस से अपवर्तित जो प्रकाश होगा वो समांतर किरण पुंज के रूप में होगा स्टूडेंट। समांतर किरण पुंज के रूप में यहां पर इससे अपवर्तित प्रकाश, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट यदि अपन इस बिंदु सोर्स ले रहे हैं तो इस बिंदु सोर्स से गोलाकार तरंगाग्र अपने को प्राप्त होंगे। सही है। यहां पर इस बिंदु सोर्स से क्या स्टूडेंट, समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए एक समतल तरंगाग्र W' के रूप में प्राप्त किया यहां पर इस लेंस की सहायता से। सही है। अब इस समतल तरंगाग्र को एक स्लिट लेते हैं स्टूडेंट, AB के रूप में। यहां पर ये AB अपने पास एक स्लिट है जिसकी चौड़ाई स्टूडेंट E मान ली अपन ने। इस स्लिट की चौड़ाई क्या मान ली, E मान ली। E चौड़ाई का ये स्लिट यहां पर जिस पर समतल तरंगाग्र को आपतित कराया गया है। सही है। और यहां पर इस स्लिट से जब यह प्रकाश विवर्तित होगा तो समतल तरंगाग्र के रूप में ही इससे विवर्तित होगा। सही है। इसको पर्दे पर फोकसित करने के लिए एक दूसरा लेंस L2 लिया गया है। एक दूसरा उत्तल लेंस लिया गया L2, जिसके द्वारा इस पर आपतित होने वाले प्रकाश को पर्दे पर फोकसित किया गया है और पर्दे का बिंदु P नोड ले लिया, जिस पर इस लेंस से अपवर्तित प्रकाश को फोकसित किया गया है। इस अपवर्तित प्रकाश को इस पर्दे के बिंदु P नोड पर व्यवस्थित किया गया है। बिंदु P नोड पर प्राप्त होने वाला, बिंदु P नोड पर स्लिट के द्वारा आपतित या फोकसित होने वाला जो प्रकाश है वो समान कला में यहां पर बिंदु P नोड पर अध्यारोपित होता है। तो स्टूडेंट यहां पर इस P नोड पर इस स्लिट के बिंदु A और बिंदु B से पहुंचने वाली तरंगों के द्वारा, अध्यारोपित होने वाली तरंगों के द्वारा जो पथांतर उत्पन्न हो रहा है वो शून्य है यहां पर। इस कारण इस बिंदु P नोड पर हमेशा क्या मिलेगा स्टूडेंट, दीप्त बैंड ही मिलेगा अपने को। सही है। यहां पर फिर से इसको समझे तो देखो, इस लेंस L1 के द्वारा जो समतल तरंगाग्र इस स्लिट के ऊपर आपतित हो रहा है, तो उस अवस्था में इस स्लिट का जो प्रत्येक बिंदु है वो एक तरंगाग्र पर स्थित है और तरंगाग्र का प्रत्येक कण हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब यहां पर प्रत्येक बिंदु एक नवीन तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा है, जिससे अपवर्तित तरंगाग्र जो द्वितीयक तरंगिकाएं बन रही है वो द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P नोड पर अध्यारोपित होती है और इस बिंदु P नोड पर केंद्रीय दीप्त बैंड नजर आता है। इसे केंद्रीय बिंदु कहा गया है। केंद्रीय दीप्त बैंड इस बिंदु पर बनता है। समझ गए स्टूडेंट। इस केंद्रीय दीप्त बैंड को केंद्रीय उच्चिष्ट बोल रहे हैं यहां पर। केंद्रीय उच्चिष्ट इसे कहा गया है।
बिंदु पी नोड पर स्लिट के बिंदु ए और बी से पहुंचने वाली तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, या फिर ये इनके मध्य का जो पथांतर स्टूडेंट वो शून्य होता है। इस कारण बिंदु पी नोड पर हमेशा दीप्त बैंड ही बनेगा स्टूडेंट। सही है जी। अब यहां पर मान लो इस दीप्त बैंड के दोनों ओर अदीप्त और दीप्त बैंड अपने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि विवर्तन प्रतिरूप में क्या है, जो केंद्रीय चमकीली पट्टी अपने को प्राप्त होती है उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं। सही है। इस केंद्रीय दीप्त बैंड के दोनों ओर दीप्त और अदीप्त बैंड और प्राप्त होते हैं। सही है। केंद्रीय बैंड के दोनों ओर प्राप्त होने वाले दीप्त बैंडों को गौण उच्चिष्ट कहते हैं। सही है। दीप्त बैंडों को गौण उच्चिष्ट और जो अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं उन्हें निम्निष्ट कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट, निम्निष्ट उन्हें कहा जा रहा है। तो मान लो इस पर्दे का एक बिंदु ले लिया स्टूडेंट अपने क्या, P। इस बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ट कहने का मतलब प्रथम अदीप्त बैंड प्राप्त होता है। अदीप्त बैंड जिसे निम्निष्ट कह सकते हैं, प्रथम निम्निष्ट यहां पर प्राप्त होता है। सही है। तो यहां पर इसे एकल स्लिट से थीटा कोण पर कोणीय स्थिति ले ली अपन ने थीटा। इस कोणीय स्थिति थीटा के द्वारा विवर्तित प्रकाश इस बिंदु P पर अध्यारोपित होता है। इस बिंदु P पर अध्यारोपित होता है और इस P नोड की इस बिंदु P से जो दूरी है वो स्टूडेंट अपन ने x मान ली। सही है। बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होता है और बिंदु P नोड पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। सही है चीज स्टूडेंट। यहां पर बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ट या अदीप्त बैंड इसलिए बनता है क्योंकि इस स्लिट के बिंदु A और B से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर उत्पन्न होता है। यहां पर पथांतर P नोड पर शून्य था, लेकिन बिंदु P के लिए पथांतर शून्य नहीं है। कैसे शून्य नहीं है? क्योंकि यहां पर यदि बिंदु A से एक लंब डालते हैं जो बिंदु G पर आकर यहां पर मिलता है, तो ये कोण यहां पर 90 डिग्री है स्टूडेंट, और ये कोण थीटा है, तो यहां पर ये कोण भी थीटा ही होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य जो पथांतर है वो पथांतर यहां पर ये BG के रूप में, B से लेकर G तक के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी यहां पर इसके पथांतर को दर्शा रही है। ये जो पथांतर उत्पन्न हो रहा है, इसी पथांतर के कारण बिंदु P पर निम्निष्ट या अदीप्त बैंड प्राप्त होता है। क्योंकि यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर कौन सी स्थितियों पर दीप्त बैंड मिलेगा, कौन सी स्थितियों पर अदीप्त बैंड मिलेगा, वो निर्भर करेगा इस स्लिट के बिंदु A और B से पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर पर। सही स्टूडेंट। तो यहां पर पथांतर अपने पास कितना है स्टूडेंट, BG के रूप में यहां पर अपने पास पथांतर। सही है। तो यहां पर इस पथांतर को निम्निष्ट के लिए और अलग अलग स्थितियों के लिए यदि प्राप्त किया जाए तो वो क्या मिलेगा, देखो। तो देखो स्टूडेंट, इसी डायग्राम के अंतर्गत देखें तो इस डायग्राम में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABG से, त्रिभुज ABG से। यदि इस त्रिभुज से स्टूडेंट अपन साइन थीटा का मान कैलकुलेट करें तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब बटे हुए कर्ण, तो लंब क्या है स्टूडेंट, थीटा के सामने की भुजा BG, और कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा AB। सही है। तो यहां पर BG बराबर क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, AB साइन थीटा। BG यहां पर स्टूडेंट क्या है, पथांतर। तो ये पथांतर BG बराबर क्या मिल रहा है, AB साइन थीटा। AB यहां पर क्या है स्टूडेंट, स्लिट की चौड़ाई, जो अपन ने क्या मानी है, E। तो BG बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट, BG बराबर मिल रहा है अपने को E साइन
थीटा। बीजी बराबर अपने को जो पथांतर है वो क्या मिल रहा है, ई साइन थीटा अपने को प्राप्त हो रहा है। सही है। अब यहां पर बिंदु P पर दीप्त बैंड बन रहा है या अदीप्त बैंड बन रहा है, वो मान ले यहां पर कि इस केंद्रीय उच्चिष्ट से के दोनों ओर जो प्रथम निम्निष्ठ अपने को प्राप्त हो रहा है वो प्रथम निम्निष्ठ बिंदु P पर है और बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर बीजी है और इस पथांतर को यदि लैम्बडा मान ले तो सही है। तो यहां पर बिंदु P के लिए यदि बिंदु P के लिए पथांतर बीजी बराबर लैम्बडा, बीजी बराबर यदि लैम्बडा है तो उस अवस्था में क्या मिलेगा, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट यहां पर अपने को ये समीकरण क्या मिल जाएगा, लैम्बडा बराबर ई साइन थीटा। सही है। और ये स्थिति मिल रही है अपने को कौन सी, प्रथम निम्निष्ठ के लिए। ये प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति मिल रही है लैम्बडा बराबर ई साइन थीटा के रूप में। सही है। तो यहां पर यदि अपन प्रथम निम्निष्ठ के लिए इसको लैम्बडा मान रहे हैं तो द्वितीय निम्निष्ठ होगा उसके लिए 2 लैम्बडा होगा, तृतीय निम्निष्ठ होगा उसके लिए 3 लैम्बडा होगा, चतुर्थ निम्निष्ठ होगा उसके लिए 4 लैम्बडा होगा। तो यहां पर इस समीकरण को स्टूडेंट सभी निम्निष्ठों के लिए लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये सभी निम्निष्ठों के लिए ये समीकरण हो जाएगा स्टूडेंट, सभी निम्निष्ठों के लिए, सभी निम्निष्ठों के लिए समीकरण हो जाएगा स्टूडेंट ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्बडा, जहां n बराबर 1 2 3 4 डैश कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस इसलिए लिया स्टूडेंट कि जिस प्रकार बिंदु P केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार ये बिंदु P केंद्रीय उच्चिष्ट से इतनी ही दूरी x पर नीचे भी प्राप्त होगा, यहां पर भी ये निम्निष्ठ अपने को प्राप्त होगा स्टूडेंट। सही है। बिंदु P जिस प्रकार ऊपर मिल रहा है बिंदु P उसी प्रकार नीचे भी मिलेगा, इस कारण यहां पर प्लस माइनस लिखा गया स्टूडेंट। प्रथम निम्निष्ठ के लिए था, सभी निम्निष्ठों के लिए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्बडा अपने को प्राप्त हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट। यहां पर सभी निम्निष्ठों की बात करें, सभी निम्निष्ठों के लिए ये अपने को प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो आगे, यदि यहां पर जो कोण थीटा लिया है वो अति सूक्ष्म है, जो कोण अपन ने थीटा लिया है वो अति सूक्ष्म है, यदि कोण थीटा अति सूक्ष्म है तो साइन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा थीटा। तो उस कंडीशन में ई थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्बडा, तो सभी निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति क्या मिल जाएगी, सभी निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति थीटा बराबर स्टूडेंट अपने को मिल जाएगा प्लस माइनस एन लैम्बडा अपॉन ई, या फिर थीटा बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस लैम्बडा अपॉन ई प्लस माइनस 2 लैम्बडा अपॉन ई प्लस माइनस 3 लैम्बडा अपॉन ई डॉट डॉट आगे इसी प्रकार मान प्राप्त हो गया। कहने का मतलब इन कोणीय स्थितियों पर इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर क्या प्राप्त होंगे, निम्निष्ठ प्राप्त होंगे स्टूडेंट। निम्निष्ठ अपने को इन स्थितियों के ऊपर प्राप्त होंगे। सही है। यहां तक निम्निष्ठों की स्थितियां अपने को प्राप्त होगी, सभी निम्निष्ठों की जो स्थितियां है वो स्थितियां यहां पर इस समीकरण की सहायता से कैलकुलेट की जाएगी।
क्लियर है। अब बात करें केंद्रीय उच्चिष्ट की, तो केंद्रीय उच्चिष्ट पर थीटा का मान क्या होगा स्टूडेंट? केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय स्थिति क्या मिल जाएगी? थीटा बराबर 0। इस बिंदु P नोड पर इस थीटा का मान क्या है स्टूडेंट? 0 डिग्री हो जाएगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए जो कोणीय स्थिति है वो थीटा बराबर हमेशा 0 होगी, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित अपने को प्राप्त हो गया, केंद्रीय उच्चिष्ट अपने को प्राप्त हो गया। अब इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर डिप्थ बैंड भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौण उच्चिष्ट कहते हैं। अब गौण उच्चिष्ट के लिए क्या होगा स्टूडेंट? गौण उच्चिष्ट के लिए गौण उच्चिष्टों के लिए ये समीकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ई साइन थीटा इज इक्वल टू, समीकरण अपने पास ही है, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्बडा की जो स्थिति है वहां पर सभी निम्नलिखित प्राप्त हो रहे हैं। तो उच्चिष्ट अपने को कहां पर प्राप्त होंगे? वो मान यहां पर 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, यहां पर साथ में प्लस माइनस जो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर अपने को प्राप्त होंगे। सही है। ई साइन थीटा बराबर 2n प्लस 1 हाफ लैम्बडा, एन का मान स्टूडेंट यहां पर वही एन बराबर 1 2 3 4 डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। सही है स्टूडेंट। यहां पर जो गौण उच्चिष्ट प्राप्त होंगे उन गौण उच्चिष्टों की कोणीय स्थिति यदि साइन थीटा लगभग बराबर थीटा है तो E इंटू थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 हाफ लैम्बडा। तो सभी उच्चिष्टों के लिए कोणीय स्थिति क्या मिल जाएगी? थीटा बराबर प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2e। थीटा बराबर प्लस माइनस, थीटा बराबर कोणीय स्थिति थीटा बराबर प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2e, और यहां पर थीटा बराबर अपने को क्या मिल रहा था? यहां पर कोणीय स्थिति निम्नलिखित के लिए प्लस माइनस एन लैम्बडा अपॉन ई प्राप्त हो रही थी। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू सभी निम्नलिखितों के लिए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एन का मान 1 पुट करें तो 2 प्लस 1 3, तो 3/2 लैम्बडा अपॉन ई, प्लस माइनस 2 पुट करें तो 4 प्लस 1 5/2 लैम्बडा अपॉन ई, प्लस माइनस 7/2 लैम्बडा अपॉन ई डेल्टा। अर्थात यहां पर सभी गौण उच्चिष्टों के लिए जो कोणीय स्थितियां होगी वो कोणीय स्थितियां इस समीकरण से प्राप्त करेंगे। सभी उच्चिष्टों के लिए जो कोणीय स्थितियां हैं, निम्नलिखितों के लिए कोणीय स्थितियां ये प्राप्त हो रही है, उच्चिष्टों के लिए कोणीय स्थितियां अपने को ये प्राप्त हो रही है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो सभी उच्चिष्ट और निम्नलिखितों की जो कोणीय स्थितियां अपने को प्राप्त हो रही है, उन उच्चिष्ट और निम्नलिखितों की स्थितियों को यदि अपन ग्राफ के रूप में दर्शाएं स्टूडेंट, तो यहां पर विवर्तन में तीव्रता का जो वितरण ग्राफ है वो वितरण ग्राफ इन कोणीय स्थितियों के अनुसार परिवर्तित होगा। सही है। इन स्थितियों पर अपने को तीव्रता न्यूनतम मिलेगी, इन कोणीय स्थितियों पर तीव्रता अधिकतम मिलेगी। तो यहां पर विवर्तन में तीव्रता का वितरण ग्राफ, विवर्तन में तीव्रता का वितरण ग्राफ देखो कैसा मिलेगा। यहां पर इस y एक्स पर तो तीव्रता को दर्शा दिया, सही है, और इस x एक्स पर स्टूडेंट यहां पर कोणीय स्थितियां ली गई, कोणीय स्थितियों को दर्शा दिया गया। ये कोणीय स्थिति थीटा बराबर यहां पर 0। थीटा पर हमेशा क्या मिलता है स्टूडेंट? केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय उच्चिष्ट यहां पर थीटा की स्थिति पर प्राप्त हो रहा है। फिर यहां पर घटती हुई तीव्रता की उच्चिष्ट और निम्नलिखित नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार ये ग्राफ इस ओर मिलेगा अपने को स्टूडेंट। इस ओर भी ये ग्राफ ऐसा ही प्राप्त होगा। सही है।
अब यहां पर निम्निष्ट की स्थिति, निम्निष्ट की पहली स्थिति है, मतलब ये अपने पास क्या है स्टूडेंट, प्रथम निम्निष्ट है। और प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति क्या है, लैम्बडा अपॉन ई। प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति लैम्बडा अपॉन ई माइनस लैम्बडा अपॉन ई। इस तरफ द्वितीय निम्निष्ट के लिए 2 लैम्बडा अपॉन ई, 3 लैम्बडा अपॉन ई, 4 लैम्बडा अपॉन ई। इसी प्रकार यहां पर इस ओर माइनस 2 लैम्बडा अपॉन ई, माइनस 3 लैम्बडा अपॉन ई और माइनस 4 लैम्बडा अपॉन ई। इन स्थितियों पर निम्निष्ट प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। सही है। यहां पर ये जो है अपने पास, ये क्या है स्टूडेंट, ये यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट है जहां पर थीटा का मान 0 है। इसे यहां पर स्टूडेंट केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। ठीक है। और यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर जो अपने को दीप्त बैंड प्राप्त हो रहे, जो उच्चिष्ट प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें क्या कहा जा रहा है, उन्हें गौण उच्चिष्ट कहा जा सकता है। सही है। और यहां पर ये जो न्यूनतम मान प्राप्त हो रहे हैं, ये न्यूनतम मान, इन्हें क्या कह रहे हैं, इन्हें यहां पर स्टूडेंट निम्निष्ट कह रहे हैं। ये यहां पर निम्निष्ट, प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट, तृतीय निम्निष्ट, चतुर्थ निम्निष्ट, इस प्रकार प्राप्त। तो विवर्तन में तीव्रता का जो वितरण ग्राफ है, वो वितरण ग्राफ इस प्रकार हुआ, जो व्यतिकरण के तीव्रता वितरण ग्राफ से थोड़ा भिन्न है। तीव्र व्यतिकरण का तीव्रता वितरण ग्राफ लगभग एक ही तीव्रता के ऊपर था, लेकिन यहां पर तीव्रता घटती हुई प्राप्त हो रही। दोनों ओर तीव्रता चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त, तो तीव्रता का मान घटता हुआ प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट यहां पर एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन की व्याख्या। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तीव्रता वितरण ग्राफ है और यहां पर ये इसकी ज्यामितीय जो व्यवस्था है एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन की, और उच्चिष्ट और निम्निष्टों की स्थितियां कौन कौन सी अपने को कहां पर प्राप्त होती है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्थितियों के समीकरण यहां पर प्राप्त किए। सही है। अब यहां पर इस एकल स्लिट द्वारा जो फ्रॉनहोफर विवर्तन अपने को प्राप्त हो रहा है, जिसमें केंद्रीय उच्चिष्ट अपने को जो प्राप्त हो रहा है, उस केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, ये भी देखो इसी में कैलकुलेट करें। मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई को कैलकुलेट करें स्टूडेंट। यहां केंद्रीय उच्चिष्ट जो माना है अपन ने, जो बिंदु P पर अपने को प्राप्त हो रहा है, उस केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी। सही है। यहां पर देखो स्टूडेंट डायग्राम में P नोड से P तक की दूरी को अपन ने माना है स्टूडेंट x। सही है। P नोड से लेकर P तक की दूरी को अपन ने x माना है स्टूडेंट। यहां पर अपने पास ये स्लिट है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल D मान ले, और ये लेंस जिसके मुख्य फोकस पर ये पर्दा स्थित है, तो ये इसकी फोकस दूरी मानी जा सकती है। सही है। क्योंकि यहां पर इस लेंस द्वारा बिंदु P नोड पर प्रकाश केंद्रित हो रहा है, इसका मतलब ये इसके मुख्य फोकस पर स्थित है। ये जो पर्दा है वो इस लेंस L2 के मुख्य फोकस पर स्थित है। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां पर टॉपिक क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। मेंशन करो क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। क्या है ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। सही है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, देखो डायग्राम में केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्राप्त प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी को, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्राप्त प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं, अर्थात केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2x। P नोड के एक और अपन ने दूरी x मान ली, जहां पर प्रथम निम्निष्ट अपने को प्राप्त हो रहा है बिंदु P पर। यदि यही बिंदु P नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है तो x दूरी पर यहां पर अपने को प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होगा। ये यहां पर
कौन सी स्थिति पर मिलेगा? ये अपने को यहाँ पर मिलेगा लैम्बडा अपॉन ई की कोणीय स्थिति में, और ये मिलेगा माइनस लैम्बडा अपॉन ई की कोणीय स्थिति में। ये यहां पर प्राप्त होगा, ये यहां पर प्राप्त। तो यहां पर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की जो दूरी है, इस दूरी को कहा जाता है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2x का मान क्या होगा, ये कैलकुलेट करें। तो ये कैलकुलेट करें स्टूडेंट, यहां पर जो अपन ने पथांतर ज्ञात किया है, पथांतर अपन ने क्या कैलकुलेट किया स्टूडेंट? पथांतर साइन थीटा का मान क्या निकाला था स्टूडेंट? लैम्बडा अपॉन ई लिखा जा सकता है। साइन थीटा बराबर लैम्बडा अपॉन ई यहां पर कैलकुलेट किया गया प्रथम निम्निष्ठ के लिए। सही है, ये यहां पर कौन सी स्थिति के लिए है? प्रथम निम्निष्ठ के लिए। और प्रथम निम्निष्ठ के लिए कोणीय स्थिति थीटा बराबर लैम्बडा अपॉन ई। थीटा का जो मान कैलकुलेट किया गया वो लैम्बडा अपॉन ई है स्टूडेंट। सही आता है। अब यहां पर इस बिंदु P नोड पर और P के बीच में यहां पर जो कोण बन रहा है स्टूडेंट, ये कोण यहां पर थीटा है। सही है, यहां से यहां तक के बीच की ये दूरी अपने को x दी हुई। तो यहां पर इसमें एक त्रिभुज बन रहा है स्टूडेंट, क्या है? त्रिभुज O। इसके मध्य बिंदु को O ले लिया जाए तो O P नोड P से, ये एक समकोण त्रिभुज है। इससे स्टूडेंट यदि tan थीटा का मान कैलकुलेट किया जाए तो tan थीटा बराबर P नोड बटे वे OP नोड। tan थीटा बराबर लंब बटे वे आधार, तो थीटा के सामने की भुजा लंब P नोड और बटे वे आधार OP नोड। सही है, तो यहां पर tan थीटा बराबर अपने को ये मिल रहा है, यह थीटा बराबर P नोड बटे वे OP नोड, या P नोड यहां पर क्या है? x, और OP स्टूडेंट यहां पर क्या है? d। OP को स्रोत और पर्दे की स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को अपन ने d माना है। अब यहां पर एक कंडीशन ले ली जाए, क्या? यदि लेंस L2 स्लिट के समीप स्थित है तो F बराबर D होगा। तो उस कंडीशन में क्या मिल जाएगा? थीटा बराबर x अपॉन डी बराबर x अपॉन एफ भी लिखा जा सकता है। तो एक इक्वेशन थीटा की अपने पास ये थी, एक इक्वेशन थीटा की मान अपने पास ये होती। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल रहा है? समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है? लैम्बडा अपॉन ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। तो यहां से अर्धरेखीय चौड़ाई आधी होगी ना x, अर्धरेखीय चौड़ाई कितनी मिल रही है? अर्धरेखीय चौड़ाई x बराबर अपने को क्या मिल रहा है यहां पर? d लैम्बडा अपॉन ई, या फिर इसकी इससे तुलना करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? f लैम्बडा अपॉन ई। ये अर्धरेखीय चौड़ाई अपने को प्राप्त हो रही है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगी? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बराबर 2x, तो इसकी डबल हो जाएगी 2d लैम्बडा अपॉन ई, या फिर 2f लैम्बडा अपॉन ई। ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी स्टूडेंट। एक इंपॉर्टेंट समीकरण ये भी है। सही है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का समीकरण ये रहेगा। तो स्टूडेंट ये था आज की क्लास का टॉपिक, एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन किस प्रकार प्राप्त होता है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।